Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। महामुकाबले का जो समय है वो करीब आ गया है। लोगों की धड़कनें जो है वो तेज हो गई है। टीम इंडिया को फेवरेट माना जा रहा है, मगर पाकिस्तान की टीम भी जो है मजबूत नजर आ रही है। काफी दम है उस टीम के अंदर। मैच के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपको देंगे अलका। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है तो जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। और हम सब इंतजार कर रहे थे इस ब्रेकिंग न्यूज का बहुत ही धड़ल्ले से। शनिवार को भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। सारी तैयारी हो चुकी है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार वनडे में आमना सामना होने वाला है। भारत पाक के बीच हो सकता है एशिया कप फाइनल। ऐसा हमने कहा, ऐसा रोहित शर्मा कप्तान साहब ने कहा है। प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल है, ये एक अच्छा सिरदर्द है, ये भी रोहित शर्मा ने कहा है। आक्रामकता नहीं, हालात के अनुसार खेलेंगे क्रिकेट, ये सारी बयानबाजी की है रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर से बुला के। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना अच्छा चैलेंज होगा, ये सारी बातें उन्होंने कही है। और शनिवार का जब भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है, उसमें ये सारी बातें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार टीम इंडिया पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए कितनी तैयार है। कुणाल, बिल्कुल, टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है अपना चैलेंज रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट किया है। मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बातचीत की, अपनी गलती भी मानी। बोले कि पिछले 1-1.5 साल से, मतलब वो जो हमने पहले भी एक बात करी थी, वो बोल रहे थे कि पिछले 1-1.5 साल से जो है ना, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेके खेल रहा था। पहले तो उन्होंने जाने से पहले बोला कि भाई मैं रिस्क लेके ही खेलूंगा। अब वहां पर जाके बोल रहे हैं पिच और हालात जिस तरीके के कि भाई मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेके खेल रहा था, मगर जो अब मैं उसमें एक बैलेंस लेके आऊंगा ताकि मैं बड़े स्कोर भी बनाऊं, मेरा औसत भी अच्छा रहे, टीम के लिए जो है वो एक अच्छी स्टार्ट भी मैं दे पाऊं। बहुत मुद्दों के ऊपर उन्होंने चर्चा की, मगर जो एक चीज जो आपने भी बोली कि भाई प्लेइंग 11 जो है वो बनाना जो है एक अच्छा सिरदर्द है, अच्छा सिरदर्द है। उन्होंने कहा, ऐसा कुणाल आप पहले भी कह रहे थे, आप दोनों की बात हुई थी क्या? बिल्कुल, हमारी बात नहीं हुई थी, मगर ये है कि ये एक अच्छा सिरदर्द है जो हर कैप्टन चाहता है। उन्होंने भी ये बात को बोला कि भाई पूछा गया था, उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई आप कैसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं। भाई आप 18 का दल लेके गए हो एक तरीके से, बैकअप को मिला के। चलो केएल राहुल नहीं है तो 17 मान लो, आप 11 कैसे चुनोगे? तो उन्होंने बोला भाई ये एक अच्छा सिरदर्द है, 11 चुनना मुश्किल है, उस दल में से किसको बाहर रखें किसको छोड़े, मगर ये एक अच्छा सिरदर्द है। रोहित शर्मा ये सिरदर्द लेंगे, हमने उससे पहले वो सिरदर्द ले लिया है। हमने 11 बना लिए कि भाई प्रोबेबली संभावित 11 जो है वो यही होने वाली है। टेस्ट भी हो जाएगा जब मैच से पहले, जब टॉस होगा कि भाई यही 11 पे कैप्टन और कोच ने भी ट्रस्ट किया है कि नहीं, तो हम आपको संभावित 11 दिखाते हैं जो प्रोबेबली मैदान पर उतरेंगे। वो 11 खिलाड़ी 17 के दल में से जिन पर भरोसा किया जाएगा कि वो एशिया कप जीतेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में एक अच्छी विक्ट्री हासिल करेंगे। तो प्रोबेबल 11 दिखा दीजिए टीम इंडिया की, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी और टीम में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर या फिर सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। ये जो संभावित प्लेइंग 11 है ये हमने तैयार किए हैं। अब देखना ये होगा कि कैप्टन से हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच करती है। कुणाल, बिल्कुल, और ये 11 खिलाड़ियों को हमने ट्रस्ट किया है, इसलिए किया है क्योंकि इसमें सिराज और शार्दुल के बीच में एक फाइट नजर आ रही थी। केएल राहुल की जगह तो ईशान किशन खेलेंगे ही। हमारी नज़र में, हमारी इंफॉर्मेशन जितनी है कि भाई यहाँ पर ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, उसी जगह पर जहाँ केएल राहुल खेलते थे वहीं पे खेलेंगे। ओपन उनसे नहीं कराया जाएगा, नीचे वो खेले नहीं हैं उतना, वो एक मूलतः ओपनर ही हैं। दूसरा जो कंफ्यूजन प्लेइंग 11 में लेकर है कि भाई आप 3 तो आपके पास अच्छे तेज गेंदबाज है, आप उनके साथ जाओगे, या फिर आप जो है शार्दुल ठाकुर जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं उनको लेकर जाओगे। विकेट उन्होंने 2019 के बाद से ठीक ठाक वनडे में निकाले हैं, उनके पास नैक है विकेट लेने की। तो जिस तरीके की पिच है, थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी लो है, उसको देखते हुए हमें ये ऐसा लगता है कि भाई शार्दुल ठाकुर के साथ टीम जाना पसंद करेगी और फिर बैक करेगी अपने स्पिनर्स को और शार्दुल ठाकुर को, हार्दिक पांड्या को, कि वो बाकी का काम वो लोग यहाँ पर निभा सके। तो ये 11 थी। अब आगे बढ़े, इससे पहले इन दोनों टीमों का जो महामुकाबला होने जा रहा है 2019 के बाद वनडे में पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। 4 साल हो गए। कैसा रिकॉर्ड एशिया कप में रहा है वो भी लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप में कैसा रिकॉर्ड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आंकड़े डालते हैं, समझ में आएगा किसने कितने मैचेस जीते। बिल्कुल सही बात है। एशिया कप के आंकड़े आ गए हैं। भारत वर्सेस पाकिस्तान, जहां मैच इन्होंने 13 खेले हैं, 7 भारत ने जीते हैं, 5 पाकिस्तान ने जीते हैं और बेनतीजा रहा है 1 मैच और टाई
भाई कोई भी नहीं रहा है। तो ये आंकड़े हैं एशिया कप में जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इससे कयास लगाना तो बहुत ही आसान है कि भारत कहीं ना कहीं शायद दो ही मैच सही लेकिन फेवरेट है। लेकिन हाँ, टीम बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से दे रही है कुणाल, उनको कमजोर तो कतई नहीं। जज्बात ना बदली है अब आप, ठीक है, पिच बदली है, हालात बदले, खिलाड़ी बदले, जो भी जज्बात वही है कि यहाँ पर जो है हर कोई टीम इंडिया की जीत चाह रहा है। मैं भी चाहती हूँ, भारतीय फैंस उसी तरीके से चाह रहे हैं भाई भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, भारत को बैक करना, मतलब हारने का स्कोप नहीं होता खिलाड़ियों के पास भी, उन्हें भी पता होता है, सोचने का भी स्कोप नहीं होता। वैसे एक बात बता दें कि ये दोनों टीमें 2019 वर्ल्ड कप में आखिरी बार जो है वनडे फॉर्मेट में भिड़ी थी एक दिन, उसके बाद से दोनों का सफर कैसा रहा है ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन देना कि पहले इंडिया का दिखाते हैं कि 2019 के बाद उन्होंने कितने वनडे मैचेस खेले, कितने जीते, कितने हारे, उसके बाद पाकिस्तान का भी दिखाएंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वैसे ओडीआई में नंबर 1 टीम है पाकिस्तान, बिल्कुल है, वही मैं यही बोलने जा रही थी। आपको क्या लगता है कि उनके यहाँ भी कुछ ऐसे ही जज्बात चल रहे होंगे? हाँ, उनके पाकिस्तान की साइड भी ऐसी बातें हो रही होंगी। बिल्कुल ऐसी ही बातें होती हैं, वहां पर भी हारना मना होता है। वहां तो मतलब गुनाह होता है, बिल्कुल ही हारना हमारे यहाँ मना होता है, वहाँ गुनाह होता है। वहां पे ये भी बात सही बोली आपने, गुनाह होता है, मगर वो गुनाह जो है गुनाह अजीम, ठीक है, वो कल कोई ना कोई तो कर ही बैठेगा नादानी में, ठीक है, तो अब वो कौन कर बैठेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। चलिए भारत के आंकड़े आपको दिखाते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, उसके बाद पाकिस्तान टीम पे आ जाएंगे कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस कैसा रहा। बैक टू बैक दोनों आंकड़े दिखा दीजिए ताकि व्यूअर्स को समझ में आए कि जब पिछली बार ये टीमें भिड़ी थी उसके बाद जो है जो 4 साल का सफर है वो किस टीम का किस प्रकार का रहा है। पहले टीम इंडिया के आंकड़े दिखा दीजिए कि उन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया है 2019 वर्ल्ड कप के बाद से। चलिए आंकड़े आ गए 2019 वर्ल्ड कप के बाद के जो आंकड़े रहे हैं। मैच 57 यानी कि 57 मैच हैं, जीत है 34 में मिले, 34 मैचेस जीते हैं, हार 20 में मिली है, बेनतीजा रहे हैं 3 और टाई कोई भी नहीं रहा है। तो ये है जो हमारे आंकड़े थे, बड़े ही सटीक है, बड़ी ही मेहनत से निकाले गए हैं, बिल्कुल एनालाइज करके। और यहाँ देखिए अब आ गए हैं मैच पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान के मैच 32, जीत 23, हार 8 में मिली है, बेनतीजा कोई भी नहीं रहा और 1 टाई रहा है। तो ये कुल मिला के आंकड़े हैं मोटा मोटी, जिसके जरिए हम आपको ये बताना चाहते थे कि क्या हो सकता है, मतलब संभावना किस चीज की ज्यादा दिखाई दे रही है कुणाल? देखिए अब इन आंकड़ों में एक चीज आप ये देखिए कि टीम इंडिया ने मैचेस ज्यादा खेले, ठीक है, पाकिस्तान ने मैचेस कम खेले, लगभग 20 मैचेस ज्यादा खेले हैं, लगभग 20 मैचेस का फर्क है। पाकिस्तान ने उतने वनडे मैचेस नहीं खेले हैं जो टीम इंडिया ने ज्यादा वनडे मैचेस खेले हैं। मगर उसके अंदर भी क्या था ना कि वो शिखर धवन की कैप्टनसी में श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, जो आपके टॉप क्लास बैट्समैन थे वो ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहे थे क्योंकि टी20 के 2 वर्ल्ड कप थे बैक टू बैक, तो उसने टी20 के ऊपर फोकस था। मगर जो अभी पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पर नजर आती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई पाकिस्तान तो बड़ा मुश्किल होगा, भाई नंबर 1 की टीम है, उनका जो बाबर आजम है वो नंबर 1 के हैं। ये बात सही है कि भाई आप जो है कुछ मैचेस जीतते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं हर मैच जीतने से, वो पॉइंट्स गैदर करके आप आगे बढ़ते रहते हो, मगर आप किन को हरा के नंबर 1 हुए वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान की टीम एक ज्यादा फॉर्मिडेबल साइड नजर आती है। जब हम टी20 क्रिकेट की बात करें, फॉर्मेट जितना छोटा होता चले जाता है, पाकिस्तान उतनी डेंजरस साइड होती चली जाती है, उतनी डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी से स्पार्कल करते हैं। 2-3 खिलाड़ियों ने कमाल किया, हो गया जी काम। मगर जितना फॉर्मेट बड़ा होता चले जाएगा, पाकिस्तान के लिए चैलेंज उतना बढ़ता चले जाता है। टीम इंडिया को उतना फायदा होता है, टीम इंडिया एक सेटल साइड है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उनको उतना फायदा होता है कि उनको उतना वक्त मिलता है कि अगर मैच में कहीं पिछड़ भी गए तो वापसी कर सकते हैं, उम्मीद होती है। बिल्कुल, नहीं तो टी20 के अंदर क्या होता है, मैच एक बार एक तरफ निकला तो फिर वो निकलता ही चले जाता है, उसमें फिर वापसी करने का मौका नहीं रहता है। तो ये आंकड़े दिखाने का, ये बताने का ये हमारा मकसद था कि बताएं कि भाई कौन सी टीम कितना खेली है, क्या किसका प्लस है, क्या किसका नेगेटिव है। अब हम जो है मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा जो था, जो हमने हमारा थंबनेल में भी है कि टीम इंडिया की इमरजेंसी बैठक। तो टीम इंडिया की इमरजेंसी बैठक हुई है, इस इमरजेंसी बैठक में क्या हुआ है और ये इमरजेंसी बैठक क्यों हुई है, पहले ये ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, उसके बाद जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इमरजेंसी बैठक क्यों हुई और इसमें क्या हुआ। जी
तो इमरजेंसी बैठक हुई है पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले। टीम इंडिया की इमरजेंसी बैठक शुक्रवार को हुई, सुबह हुई। स्लो पिच जो है वो देखने को मिली, क्योंकि जिस पिच के ऊपर मैच होना है पलेकले में, वहां पर श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला खेला गया। बड़ी स्लो और लो पिचेस थी, लो स्कोरिंग मैच रहा था। तो रणनीति, जिस रणनीति के साथ आप सोच के आए थे कि हाई स्कोरिंग मैचेस करेंगे, इंटेंट के साथ खेलेंगे, वो कहीं ना कहीं बदलती है। उसी को लेकर जो है एक बैठक हुई कि भाई एक बार मिल लेते हैं, मैच से पहले बात कर लेते हैं। बारिश के भी आसार हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए भाई टॉस अगर जीतते हैं तो क्या करना है, गेंदबाजी करना है या बल्लेबाजी करना है। गेंदबाजी करना ज़्यादा अच्छा विकल्प नजर आता है, क्योंकि फिर आपको डीएलएस नियम के तहत पता होता है कि आपको कितना स्कोर से आगे रहना है। रोहित शर्मा इस मीटिंग में थे, कैप्टन है। कोच राहुल द्रविड़ इस मीटिंग में थे। सीनियर प्लेयर है विराट कोहली, वो इस मीटिंग में थे। तीनों के बीच में एक बैठक हुई, एक जिसे कहते हैं ना भाई आप जल्दी से इकट्ठा हो लिए, भाई आप सोच के आए थे कुछ और, इमरजेंसी मीटिंग सोच के आए थे आप कुछ और, ठीक है कि भाई चलो जी वर्ल्ड कप से पहले ना थोड़े हाथ खोल लेंगे, लंबे लंबे शॉट्स लगाएंगे। मैं यहाँ पर आके मामले कुछ और नजर आया, ठीक है। यहाँ पे तो पिच फंसी हुई नजर आ रही है। जो दूसरी टीम का मैच हुआ है वो 160-70 पे टीम सिमट गई, ठीक है। तो वो यहाँ पर फिर आपको कैसे खेलना है, कहीं आप कोई गलती ना कर बैठो, क्योंकि यहाँ पे ही टीम इंडिया फंसती है ऐसे पिचेस पे। ऐसे पिचेस पे फंसती है। वेस्ट इंडीज में भी ऐसी पिचेस के ऊपर थोड़ा फंसती हुई नजर आई थी। जब कारवा अमेरिका पहुंचा था, एक बल्लेबाजी ट्रैक मिला था, तो जितने भी स्ट्रोक मेकर्स हैं वो अच्छे नजर आ रहे थे। तो इमरजेंसी बैठक हुई। वैसे एक नॉर्मल बैठक होती ही है जिसे आप टीम मीटिंग कहते हो, मगर ये थोड़ी सी जो है इमरजेंसी बैठक थी, जिसमें आपका हुआ क्या कि भाई आप सोच के कुछ और आए हुए मानसिकता से, आपके सामने चीजें कुछ और परोस दी गई। बारिश का माहौल है, पिच स्लो एंड लो है, क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें, क्या मानसिकता रखें, टीम के खिलाड़ियों को क्या संदेश दें, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि भाई आप इंटेंट दिखाने की बात कर दो, वहां पर पिच स्लो है, आप उठाते उठाते सब लोग बाहर आ जाओ, मैच हाथ से निकल गया। तो वो सब गलती नहीं करनी। फिर वो आपको 300 फिगर दिमाग में नहीं रख के चलना। 250 यहाँ पर जो है बहुत रहेगा, 270 बहुत रहेगा। अगर आपको कम्पीट करना है तो 270 भी मुश्किल बनेगा, और दूसरी टीम बनाने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल उनको पेश आएगी, क्योंकि पिच और स्लो होती चली जाएगी और लो होती चली जाएगी। तो ये इमरजेंसी बैठक थी जिसके बारे में हमने आपको बताना था कि भाई इस तरीके का एक बैठक हुई है। वैसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है पाकिस्तान साइड में भी बहुत चल रही है। विराट कोहली को लेकर जी रणनीति पाकिस्तान की तैयार है, ठीक है। दावा किया उन्होंने जी, दावा भी कर दिया, दावा भी किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि विराट कोहली को किस तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, कौन सी उनकी ऐसी प्रोबेबल कमजोरियां हैं जिन पर पाकिस्तान वार करने को तैयार है। इस हाई प्रोफाइल मैच से पहले वो प्लानिंग उन्होंने की हुई है। हर टीम करती है दूसरे टीम के बेस्ट बल्लेबाज को आउट करने के लिए। तो विराट के खिलाफ पाक ने बनाया, मतलब पाकिस्तान ने बनाया एक स्पेशल प्लान। शादाब खान उनके ऑलराउंडर है, स्पिनर है मूल तौर पर, और ऑलराउंडर आप कह सकते हो। उन्होंने ये दावा किया है कि बाएं हाथ के स्पिनर जो है वो विराट कोहली की कमजोरी है। अच्छा, ये देखा भी गया है। आप एनालिटिक्स आजकल बहुत होता है, तो एनालाइज किया गया कि भाई उनकी जो कमजोरी है आजकल वो बाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ जो है फंसते हुए नजर आते हैं। मतलब वनडे की 96 पारियों में, थोड़ा डाटा हमने भी निकाला कि वनडे की 96 पारियों में 21 बार वो इस तरीके के स्पिनर का शिकार बने हैं। मतलब कि लेफ्ट आर्म जो स्पिनर होता है, बाएं हाथ का स्पिनर, उनके खिलाफ थोड़े से फंसते हैं, स्ट्राइक रेट भी गिर जाता है। वैसे आउटस्विंग जो करा सकता है गेंदबाज, उसके खिलाफ भी विराट कोहली कई बार आउट हो चुके हैं। तो मोटा मोटा अगर इन दो पॉइंट्स को देखा जाए तो ऐसे गेंदबाज, एक मोहम्मद नवाज है पाकिस्तान के अंदर, दूसरे शाहीन शाह आफरीदी है। शाहीन शाह आफरीदी दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो इन दोनों से थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत, और इन्हीं को लगाया जाएगा जब विराट कोहली क्रीज पर आएंगे, कि ताकि जब शुरुआत में उतने सेटल नहीं है तो फिर जो है वहां पर विराट कोहली का विकेट निकाला जा सके। विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम मुझे याद है अलका, जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी, 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, ओडीआई फॉर्मेट नहीं था, मगर विराट कोहली ने ही वो पारी खेली थी जिस 53 गेंदों पर 82 रनों की पारी थी नाबाद, जिसमें वो मैच जिता दिया था उन्होंने। मतलब पाकिस्तान को वो मैच हारना पड़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्पेशल विराट कर ही जाते और वैसे भी पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी है भी जो विराट के फैन भी है, राइट? बिल्कुल, इज्जत बहुत है, बहुत इज्जत है। मतलब शादाब खान ने ये सारी बातें तो बोली, मगर उससे पहले उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है। और वो जिस तरीके का, उन्होंने ये बात भी बोली कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी, हमारी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इस तरीके की परफॉर्मेंस हर कोई देने का मादा नहीं रखता। ये तो मैं भी कहती हूँ, ये हर कोई एक्चुअली नहीं रखता। एग्जैक्टली, हर कोई देने का मादा नहीं रखता है। मगर आप ये लगा लीजिए कुछ शायद ऐसा
जिसे आप कहते हैं ना कि भाई ऊपर से कनेक्शन है कि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का एक गेम निकल कर आता है। कनेक्शन कल देखिए मगर एक चीज है, देख पाकिस्तान के खिलाफ वो परफॉर्मेंस जरूर करते हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ उनका गुस्सा नहीं निकलता है। नहीं, गुस्सा नहीं निकलता वो गुस्सा, वो झगड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिजर्व रखते हैं कि जहां पर, क्योंकि वो यहाँ पे तो इज्जत है ना, मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी तो दे लुक अप टू हिम कि भाई हमको ऐसा बनना है, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तो वो उसको मानते ही नहीं ना कि हम तुमसे ऊपर हम हैं। Exactly. और मुझे लगता है कि ये गुस्सा ना रहे, लेकिन शॉट्स दिखने चाहिए, छक्के चौके लगने चाहिए। और जो मैच होने वाला है भारत पाक के बीच, मतलब मुझे लगता है कि हर कोई यही देखना चाहता है कि विराट अपना दी बेस्ट कैसे देते हैं, है ना। विराट कोहली पर सबसे ज्यादा नजर रहेंगी। टीम इंडिया के सबसे अच्छे बैट हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है रन। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा बनाए, अच्छा। मगर चिंता उन्हें विराट की रहती है Right. ठीक है, क्योंकि विराट कई बार वो इंपैक्टफुल पारियां खेलते Exactly. हैं जहां वो मैच निकाल के ले जाते हैं। और फिर मुझे वहां पे जब फंसता है कि विराट के पास ना कुछ ऐसे शॉट्स भी होते हैं जो ना वो कभी कभी खेलते हैं और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, मोराल तोड़ते हैं बेसिकली, मोराल तोड़ते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा जो है ना वो क्लास है, क्लास एक्ट है। उनको पता है, मतलब मुझे लगता है कि उनके बारे में ना प्रेडिक्शन करना थोड़ा ज्यादा आसान है। तो विराट कोहली सरप्राइज करते हैं पाकिस्तान को, मगर पाकिस्तान इस सरप्राइज के लिए इस बार तैयार है। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मैदान पर क्या होता है ये अलग बात है। वैसे जिस खिलाड़ी को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिस गेंदबाज को 2 छक्के लगाए थे और जहां से मैच पलट गया था, उस गेंदबाज ने थोड़ा सा अपना मुंह ज्यादा खोला है, थोड़ा बड़बोलापन, बड़े बड़े बोल बोले। हारिस राउफ की बात हम कर रहे हैं जी। क्या बोला पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, बदले की भावना जो है ना उनके अंदर, वो आग जल रही है। 2 छक्के याद है उन्हें, ठीक है। तो हारिस राउफ ने कहा है कि भारत के सभी 10 विकेट मैं चटकाऊंगा, ठीक है। 10, किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, 10 के 10 ले लेंगे। कॉमेडियन जो है मोमिन साकिब, उनसे बात कर रहे थे, वही जो जज्बात बदल दिए, वही वाले, ठीक है। उनसे बातचीत के अंदर उन्होंने बड़े ये बोले हैं कि भाई 10 विकेट मैं लूंगा। शायद मजाक में बोले हो, क्योंकि ये पॉसिबल है जब आप कॉमेडियन से बातें करते हो, तो मगर ये बात जो है जज्बात तो वही होंगे ना। हाँ, मगर ये ट्रेंड जरूर कर रहा है। भाई पिछले 10 मैचेस में राउफ का प्रदर्शन देखें तो 17 विकेट उन्होंने लिए हैं, जिसमें एक 5 विकेट हॉल भी शामिल है। अच्छे गेंदबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और T20 वर्ल्ड कप में राउफ के ओवर में जो हम बता रहे थे, विराट ने 2 छक्के लगाए थे, उस छक्कों ने जो है वो गेम पलट दिया था। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास वो गेम बस चला ही गया। और अनबिलीवेबल से 2 छक्के थे, उस तरीके के शॉट्स पे जो विराट अक्सर नहीं खेलते हैं। तो राउफ वर्ल्ड कप के जो पिटाई हुई थी उनकी, उसका शायद बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे बड़े बोल बोले हैं। वैसे अलका, आप मेरे से सवाल पूछते हो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। कि जो बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं मैच से पहले, ये क्या मतलब पब्लिक को खुश करने के लिए होते हैं या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए होते हैं? और जिसके लिए ये बोल रहे हैं ना, उसका मोरल थोड़ा डाउन करने के लिए बोला जाता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जिनके बारे में वो बोल रहे हैं वो विराट कोहली है। वैसे भी उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने पता है ना क्या कहा था? बारूद को तिल्ली दिखा एग्जैक्टली। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बारे में ये बातें बोली जाती रही हैं। और मुझे लगता है ना कि वो उन प्लेयर्स में से हैं जिनके बारे में अगर आप ऐसी बातें करते हैं ना, उनका मोरल अप होता है। बिल्कुल, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप ना छेड़ो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप उन्हें छेड़ देते हो तो फिर वो अपनी फॉर्म में आ जाते हो। विराट कोहली उन्हीं में से। अगर आप उन्हें गुस्सा ना दिलाओ, अगर वो आप उन्हें बोलते हो बहुत अच्छे हो, तुम वर्ल्ड क्लास हो, तुम बहुत बढ़िया हो, हम तुमको आइडल मानते हैं, ये सब चीजें ठीक है। मगर जहां तुमने बोला कि हम तुम्हें आउट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, फिर जो है ना वो चैलेंज के तौर पर विराट कोहली उसको ले लेते हैं, और फिर दिक्कत जो है वो विरोधी टीम को होती है। ये अक्सर देखने को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, मगर पाकिस्तान के साथ ये देखने को नहीं मिलता है। वो रिस्पेक्ट है, विराट भी रिस्पेक्ट करते हैं उनके खिलाड़ियों की। और जब वो अच्छा करते हैं, 2021 में उन्होंने हराया था तो विराट ने उनको कांग्रेचुलेट भी किया था, बधाई भी दी थी, गले भी लगाया था। मैच 10 विकेट से हरा दिया था तो भी गले लगाया था। तो ये चीज़ें जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी देखने को मिलेगी। वो लड़ाई झगड़े वाले अब पाकिस्तान के मैचेस वो टेंस मैचेस नहीं होते, मगर अंदर से कंपीट उतना ही करती हैं टीमें जीतने के लिए। वो शब्दों से वार नहीं होता, मगर अपना खेल को अगले स्टेज पे लेके जाना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, जीत हासिल करना और फिर अपने मोराल को और ऊपर बढ़ाना, ये कोशिश दोनों टीमों की रहती है। वैसे इस कोशिश में जो है पाकिस्तान उतना सफल नहीं हुआ है। एशिया कप की हम बात करें, हमने आंकड़े दिखाई भी थे, वो टीम इंडिया ज्यादा वहां पर सफल हुई है। अच्छा कुणाल, एक बात बताइए, नहीं फिर से एक सवाल पूछूंगी मैं। वैसे तो कोई भी 2 टीमें जब खेलती हैं, राइट, उसमें से अगर एक इंडिया है
ठीक है, तो ये हमेशा चाहती है कि हम जीते, क्योंकि कोई भी हारने के लिए या टाई कराने के लिए नहीं खेलता, राइट? बिल्कुल। जीतने के लिए खेलते हैं। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो जीतने वाली जो लहर होती है ना, वो जीतने की जो इच्छा होती है, वो इतनी ज्यादा जागृत कैसे हो जाती है? देखिए रविंद्र जडेजा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बोला कि बड़ी गुड वाइब सी आती है कि भाई ये मैच तो जीतना ही है, क्योंकि इस मैच में अगर आपने प्रदर्शन किया ना तो फिर वो ना याद रखा जाता है, वो वाहवाही होती है वो उसकी बहुत आपको ना ख्याति दिलाता है। वो ठीक है, आपको मैच फीस तो उतनी मिलनी है, मगर बात ये है कि वो आपको ख्याति दिलाता है, वो आपका नाम बढ़ाता है, आपको लोग आपके फैन हो जाते हैं। वही बात है, और लोग आपके फैन हो जाते हैं। ये तो वैसे तो सारे सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, मगर पता है जो हमने लास्ट शो किया था ना, जो हमने ब्रॉडकास्ट किया था, जब हमने थोड़ी सी बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है, उसमें जितने कमेंट्स आए थे, अगर आप उन कमेंट्स को पढ़ोगे ना, एक ही बात थी, क्या और कहां जाएगा कब? इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। मतलब इतने कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन पैशनेट है ना, लोग पैशनेट है, तभी इसे महामुकाबला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हारना कोई भी नहीं चाहता किसी भी कीमत के ऊपर। आग दोनों तरफ बराबर की लगी होती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, मतलब खाली हो जाती हैं। मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि सब लोग जो है टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं। आपने सही बोला, कहीं कहीं जाम भी हो जाता है। अगर कुछ ऐसा हो गया है आपने, अगर वो नहीं पहुंच पा रहे ना, तो किसी भी टीवी के दुकान के आगे बिल्कुल उसी किस्म का मुकाबला है, और उस मुकाबले का इंतजार जो है ना फैंस बड़ा बेसब्री से कर रहे हैं। 4 साल हो गया जनाब, 4 साल से कोई ओडीआई मैच नहीं हुआ है दोनों टीमों के बीच में। बड़ी टीमें हैं, प्रतिद्वंदी हैं, अब कैसे मुकाबले में ये एक दूसरे को पटकनी देते हैं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे इस मैच के ऊपर ना एक गड़बड़ है। क्या? वो गड़बड़ ये कि बारिश का साया है। ओहो, मौसम का हाल जो है ना, मौसम जो है ना वो खेल बिगाड़ सकता है। मौसम का अपडेट दे देते हैं व्यूअर्स को, कितने चांसेस हैं रेन के और क्या हो सकता है। चलिए जी, मौसम के ग्राफिक्स दिखाइए, पता लगे कि पले कले जहां पर मैच हो रहा है, कैंडी भी जिसे कहते हैं, मतलब वही गुड़गांव दिल्ली वाला फर्क है, ठीक है, आधे घंटे का फर्क है। पले कले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और कैंडी जो है वो वहां से हाफ एन आवर दूर है, मतलब मुंबई नवी मुंबई वाला डिफरेंस। हाँ, उतना ही मान लीजिए आप, ठीक है, उतना। वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये थोड़ा कम है, ठीक है, तो वो उतना ही डिफरेंस है। मगर मौसम का हाल जो है वो थोड़ा सा अलर्ट करने वाला है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो मौसम के ग्राफिक्स दिखा दीजिए जी, वेदर रिपोर्ट, ताकि हम व्यूअर्स को वेदर रिपोर्ट से अपडेट करा दे। दोपहर जब मैच शुरू होगा 3 बजे, उसी वक्त करीबन जो है बारिश है, और बारिश की आशंका पहले 90% थी, फिर 70 हुई, हाँ 75 हुई, अब 67% है। तो अच्छी बात यह है कि ये परसेंटेज जो ना धीरे धीरे गिरता जा रहा है। शुक्रवार को जो मैदान पर जो टीमें आई प्रैक्टिस करने के लिए, तो धूप खिली रही थी ज्यादातर वक्त, हल्की बहुत एक बौछार आई थी बीच में, उसके बाद कुछ नहीं आया, तो धूप खिली रही, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ था अभी, तो वहां पे बारिश हुई थी, मगर वही था 2-3 मिनट की बौछार थी, उसके बाद जो है मैच नॉर्मली चला, नॉर्मल टाइम पे ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया। तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी दुआ करनी चाहिए, थोड़ी सी पूजा करनी चाहिए कि बारिश जो है वो खलल ना डाल दे। वैसे अगर बारिश में मैच धुला तो दोनों टीमों को बराबर अंक मिलेंगे। उस सूरत में अगर टीम इंडिया अपना सेकंड मैच नेपाल को हरा देती है तो सीधा सुपर 4 में पहुंच जाएगी, फिर इस मैच का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो सुपर 4 पे पहुंचने की बहुत टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात की है कि एक प्रॉपर पूरा मैच देखने को मिले, लोगों का मनोरंजन हो, और एक बेहतर टीम जो मैदान पर क्रिकेट खेले उसको जीत मिले। बिल्कुल, और मैच भी सैटरडे को है ना, ज्यादातर छुट्टी होती है, लोग बिल्कुल अपनी सारे काम छोड़ के मैच, इसीलिए ये मैचेस जो हाई प्रोफाइल मैच है ना सैटरडे संडे को ही रखे जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ प्लान किया जाता है, नहीं? बिल्कुल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सके। वैसे वहां पे टिकटें भी जो है फटाफट बिकी हैं, ठीक है, और ज्यादातर लोग जो है बाहर के आ रहे हैं। अच्छा, बाहर के आ रहे हैं, ज्यादातर लोग बाहर के आ रहे हैं, क्योंकि टिकटें थोड़ी महंगी थी, तो श्रीलंका के जो लोकल्स थे उनको भी वैसे अपनी टीम को ज़्यादा फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मगर उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा टिकटें लोकल्स ने नहीं ली। खबरें ये आ रही है कि ज़्यादातर टिकटें जो महंगी वाली थी वो बाहर से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से लोग आ रहे हैं, कनाडा से लोग आ रहे हैं। भाई महामुकाबला है, रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है, तो इस बहाने नया देश भी घूम लेंगे, मैच भी देख लेंगे। और कैंडी है ही इतनी सुंदर जगह। मैंने एक दोस्त अभी वो कैंडी घूम के आया थोड़े दिन पहले, उसने बताया, मतलब एक्चुअली इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिल्कुल ब्यूटीफुल जगह है, और कोलंबो से आपको 3.5-4 घंटे का रास्ता है। आप बस के थ्रू जाते हो या टैक्सी के थ्रू जाते हो, और थोड़ा सा जंगलों वाला रास्ता है, उसके वहां से होते हुए आप जो है
पहुंचते हो कैंडी और पलकल स्टेडियम, उसके आधे घंटे और आगे वहां पर जो है मैचेस के आयोजन हो रहे हैं। चलिए, हमने मौसम का हाल आपको बता दिया, अब पिच रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पिच का हाल भी बताना बहुत जरूरी है भाई, पिच किस किस्म की है और पिच पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो पिच रिपोर्ट दिखा दीजिए ताकि हम आगे की कहानी उसके बाद बयां करें। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, कितने मैचेस यहाँ पर हुए हैं स्टेडियम में। देखिए, जो एशिया कप से पहले, मतलब जो एक मुकाबला यहाँ पर हुआ है, उससे पहले यहाँ पर 33 वनडे मैच खेले गए थे। बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाना हमेशा से थोड़ा सा मुश्किल काम रहा है। फंसी हुई पिच है, 2 पेस्ड विकेट होती है। ठीक है, अब इन 33 वनडे मैचेस के अंदर हुआ क्या है कि 14 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली तो 18 बार चेस करने वाली टीम जीती है। जो अभी मैच हुआ था बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, उसमें भी चेस करने वाली टीम जीती थी। और यही हमने आपको दिखाया। पिच बड़ी स्लो है, लो है। यहाँ पर बॉल जो है मतलब स्ट्रोक मेकिंग के लिए आसान नहीं है। बॉल जो है बल्ले पे आसानी से नहीं आएगी, फंस के आएगी। इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जो औसत स्कोर है वो 250 रनों का है। रोहित शर्मा ने भी कहा कि भाई जो मैच हुआ था यहाँ पर उसमें थोड़ी मदद स्विंग जो है वो तेज गेंदबाजों को मिली, फिर मदद स्पिनर्स को मिली, फिर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो मतलब सब कुछ ही हो गया एक मैच में। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता कि भाई यहाँ पे आदमी चुने तो चुने कौन से 11। ठीक है, तो तेज गेंदबाजों को वैसे यहाँ 271 विकेट मिले, स्पिनर्स को 186 विकेट मिले। इसीलिए क्योंकि शुरुआत में स्विंग देखने को मिलती है और 2 पेस्ड विकेट, जैसे हम बात कर रहे थे वो वेस्ट इंडीज के दौरे पर जो 2 पेस्ड विकेट्स थी, उसी किस्म की विकेट्स है। मतलब आपको समझ नहीं आता कौन सी गेंद जो है वो बहुत ज्यादा स्लाइड करके अंदर आ जाएगी और कौन सी गेंद जो है रुक के आएगी। तो फिर बल्लेबाज को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ही गोज विद द शॉट, या रुक के खेले या आने दे, क्या करे। तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस काम आता है। रोहित ने भी यही बोला कि इस केस में एक्सपीरियंस काम आता है। टीम इंडिया के पास अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी बहुत हैं। और अब यहाँ पे जब आपने पिच रिपोर्ट बता दी है तो जितना मुझे समझ आ रहा है, अगर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है तो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज का होना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, पेसर्स को मदद मिलती है, बट देन व्हाट हैपेंस ना, हमने प्लेइंग 11 एक बार दोबारा से दिखा दें ताकि पता लगे जो आप बात कर रहे हो वो कई लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप जसप्रीत बुमराह को खिलाओ, मोहम्मद शमी को खिलाओ, सिराज को खिलाओ। मगर फिर उससे दिक्कत क्या होती है कि फिर आप वो इंग्लैंड वाले मॉडल से हटते हो। वो इंग्लैंड वाला मॉडल क्या कहता है कि आपके जो है ना बल्लेबाज भी, आपको गेंदबाज भी वही चाहिए जो बल्लेबाजी कर सके और 9 नंबर तक 9-10 नंबर तक चाहिए। आपकी टेल बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो बल्लेबाजी ना कर सके। अगर हम सिराज को रख लेते हैं तो आपकी टेल कुलदीप यादव से शुरू हो जाती है जी। कुलदीप, सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, 4 लोग ऐसे जो बल्लेबाजी नहीं कर सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से 2, 3, 4 विकेट जल्दी गिरते हैं तो उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की सारी टीम रह गई। ठीक है, तो ये मुश्किल जो है ये पेश आती है। इसीलिए ये चीज है कि भाई आप 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाओगे, बाकी 2 स्पिनर्स पे भरोसा करोगे और 2 ऑलराउंडर्स, 3 ऑलराउंडर्स हो गए आपके, 2 ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। यहाँ पर हार्दिक पांड्या, साथ में जो है शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की भी कहानी अजीब है। पर शार्दुल, मैं यही आने वाली थी कि शार्दुल ठाकुर का पाकिस्तान, देखिए लगते नहीं है वो कि वो विकेट निकाल पाएंगे, मगर 2019 के बाद से देखें तो बहुत अच्छे खासे विकेट उन्होंने निकाले हैं। वो सुमड़ी में विकेट निकाल लेते हैं, उनका पता नहीं लगता है। नैक ऑफ विकेट निकालना जो होता है ना वो शार्दुल ठाकुर के अंदर है और वो रन भी बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए हुए हैं, आईपीएल में दिखाया हुआ है। तो वो 15, 20, 25 रन अगर कहीं चाहिए, थोड़े तेजी से बनाने हैं, वो बल्ला भांजने वाली कला जो है उनके अंदर है। पर पाकिस्तान के बॉलर्स पूरी तरीके से तैयार हैं और उनके खिलाफ रन बनाना वैसे इतना आसान होगा नहीं। अगर आप थोड़े बहुत बैटिंग कर लेते हैं तो उससे काम चलेगा नहीं। हाँ, दूसरी बात ये है कि भाई थोड़े बहुत बैटिंग से अब देखते हैं कितना काम चलता है, मगर एक चीज तो तय है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। बिल्कुल सही। लंका प्रीमियर लीग हुआ था यहाँ पर, लंका प्रीमियर लीग के अंदर ये चीज निकल के आई थी कि भाई अंडर लाइट्स बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है यहाँ पर। अच्छा। तो जब आप चेस कर रहे हो तो होगा क्या, एक तो बारिश का आशंका, तो उसलिए भी आप चाहोगे कि आप बाद में बल्लेबाजी करो ताकि आपको पता हो कि भाई डीएलएस नियम के तहत आपको 5 ओवर में क्या स्कोर चाहिए, 15 में क्या चाहिए, 20 में क्या चाहिए, आप हमेशा उससे आगे रहो। बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ तो आप मैच जीत सको। एक तो ये फायदा। दूसरा ये कि भाई अंडर लाइट्स यहाँ बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। चेस करने वाली टीमें यहाँ ज्यादा जीती हैं, वो रिकॉर्ड दिखाता है। तो टॉस का बॉस मेरी नजर में जो भी बनेगा वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। अमूमन हाई प्रोफाइल मैचेस के अंदर होता क्या है कि जो भी टॉस का बॉस बनता है वो कहता है भाई मैं पहले बल्लेबाजी कर लूं, स्कोर बोर्ड का प्रेशर दूसरी टीम पे डालूं। मगर यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी बदली हुई है, इसीलिए ये सब चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल मतलब सच में ऐसा लग रहा है ना कि कोई किसी महामुकाबले की तैयारी चल रही है ना। बिल्कुल। वो उनके अंदर तो तैयारी जो चल रही होगी वो चल रही होगी, फैंस के अंदर या फिर हमारे अंदर भी ऐसा लग रहा है इससे कुछ सच में बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं बिल्कुल बड़ा हो सकता है मैच के अंदर, उस बड़े का ही इंतजार है फैंस को। अब वो बड़ा जो है वो खिलाड़ी गेंदबाज करते हैं, बल्लेबाज करते हैं, कौन सी टीम करती है, वो भी सारा आकलन हम आपको पेश करेंगे। मैच से पहले जब टॉस का वक्त होता है तो भी मैं और अलका आपके सामने हाजिर होंगे। मगर इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करें उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब वो पाकिस्तान के खिलाड़ी से जुड़ी है, वो पाकिस्तान की टीम में भी शामिल है। ठीक है, उनका नाम है जी इफ्तिकार अहमद। हाँ जी, ठीक है, इफ्तिकार अहमद से जुड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गदर पाकिस्तान मचाया है इन्होंने पिछले दिनों। ठीक है, उम्र में वैसे तो ये 1990 बॉर्न है मगर लगते धोनी से एक आधे साल बड़े ही हैं। ठीक है, तो इफ्तिकार अहमद के ऊपर जो स्टोरी है वो बड़ी गजब की है। बल्ला वो जो इस्तेमाल करते हैं उसकी स्टोरी दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, बड़ा महंगा बल्ला है, कहते हैं दुनिया का सबसे महंगा बल्ला है। पाक के बल्लेबाज जो है, पाकिस्तान के बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद के पास सबसे महंगा बल्ला है। ठीक है, और इस बल्ले की जो कंपनी है वो पाकिस्तानी कंपनी है जिसने वो बल्ला बनाया, MB मलिक करके वो कंपनी है, फेमस कंपनी पाकिस्तान में बल्ला बनाती है और उन्होंने उनके लिए बल्ला बनाया। इस बल्ले का इस्तेमाल वो पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। 1 लाख रुपए की कीमत है। क्या बात है। मतलब सूर्य कुमार यादव से महंगा, विराट कोहली से महंगा, सूर्य कुमार यादव का 60,000 का है। हाँ, विराट कोहली का भी 55 से 70,000 के बीच में है। तो सबसे महंगा बल्ला यहाँ पर इफ्तिकार अहमद इस्तेमाल करते हैं। नेपाल के खिलाफ इसी बल्ले से उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया, इसी एशिया कप में जो अभी ओपनिंग मैच था। ठीक है, और 6 गेंदों पर शायद बनाए थे, शायद 109 थे और 6 गेंदों पर 6 छक्के वो उन्होंने इसी बल्ले से लगाए थे। वो प्रदर्शनी मैच था, PSL का एग्जीबिशन मैच, वहाब रियाज को उन्होंने लगाए थे। तो सबसे महंगा बल्ला ये बताना जरूरी था। पहले भी हमने आपको एक बैट की स्टोरी बताई थी और इस बल्ले का इस्तेमाल वो इंडिया के खिलाफ भी तो करेंगे। क्या आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, हम अवगत करा रहे हैं लोगों को कि भाई इतना महंगा बल्ला लेके ये खिलाड़ी मैदान पे उतरेगा। एक ही शतक लगाया अभी तक। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख का बल्ला एक ही रन बनाए, एक ही तो शतक लगाया अभी तक। ठीक है, तो इतना भी कोई तीर नहीं चले, मगर बड़ा महंगा बल्ला है। वैसे ग्रोथ बहुत अच्छी है ऐसे ऐसे मतलब उनको देख देखिए, कोई भी अलग सी चीज नजर आती है तो हम वो स्टोरी आपके सामने पेश जरूर करते हैं कि भाई हमने पहले आपको बताया था भाई टीम इंडिया में किस खिलाड़ी के पास कितने का बल्ला है। अब हमने आपको बताया भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी है, उसके पास टीम इंडिया से भी महंगा बल्ला है, महंगे बल्ले का शौक है और दुनिया का उनको। सबसे महंगा बल्ला है। 1 लाख रुपए भारतीय करेंसी में, ये पाकिस्तानी करेंसी में नहीं, भारतीय करेंसी में 1 लाख रुपए उसकी मोटा मोटा कीमत है। जिस बैट का वो इस्तेमाल करते हैं, उनके कप्तान भी उतना महंगा बैट इस्तेमाल नहीं करते, जिनके नाम 19 शतक हो गए हैं और उनके नाम अभी 1 शतक है। चलिए, नजरें रहेंगी हमारे इस मुकाबले के ऊपर और पल पल की अपडेट्स हम अपने वीडियोस के जरिए, अपने लाइव्स के जरिए आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और जब टॉस होगा तो मैं और अलका तब भी हाजिर हो जाएंगे पूरा एनालिसिस करने के लिए कि प्लेइंग 11 क्या चुनी गई, टॉस का बॉस कौन बना, क्या फैसला लिया गया, इसका एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ, यही प्रार्थना कीजिएगा कि बारिश जो है वो मैच में खलल ना डाले। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।